अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर जिस तरीके से एडवर्टिजमेंट आया मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत के हवाले से, और उसके ऊपर अभी तनकीद हो रही थी कि आज सुबह मुख्तलिफ अखबार के साथ 60 सफ़ात के सप्लीमेंट जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा की तस्वीरों से भरपूर और उनकी कारकर्दगी के हवाले से, एक साल की परफॉर्मेंस के हवाले से आज शाया किए गए। अब इसके ऊपर भी जहाँ पे उनके नाक़दीन हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि ये अवाम का पैसा है जो इन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, ज़ाती तशहीर के लिए खर्च किया जा रहा है। वहीं पे उनके सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जनाब एक साल में ऐसी कारकर्दगी हो गई है कि ये 60 भी कम है, ये 60 सफ़ात भी कम है। ये सफ़ात तो शायद 160 होने चाहिए थे जिसमें बताया जाता कि मरीम नवाज साहबा ने काम कैसा किया है। बहरहाल लग यही रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इसको बड़े धूमधाम से जश्न मना रही है, इस एक साल कारकर्दगी को। इसको एनालाइज करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। दूसरा, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, इनका जनाब 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस थी उसका आज आगाज़ हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब उसके अंदर शरीक नहीं थे, PTI के रहनुमा मौजूद थे, सलमान अकरम राय साहब ने तकरीर की, शाहिद खान अब्बासी साहब वहाँ पे मौजूद थे, साथ ही साथ चंद जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे तकारीर की हैं। लेकिन अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये आ रही है कि शायद दूसरा दिन जो है वो अब कैंसिल हो गया है। 2 रोज़ा था लेकिन अभी कैंसिल हो गया, बट वी आर अनकन्फर्म्ड अबाउट दिस। इसे अभी हम कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी मौजूदा सियासी सूरत हाल है और ये जो सप्लीमेंट आया है 60 पेजेस का, ज़रा इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त भाई सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। स्टूडियो के अंदर मेरे दोस्त भाई और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मुनीर फारूक साहब भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले क्लासरा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में हम चारों में से सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है प्रिंट का वो रऊफ क्लासरा साहब का है। क्लासरा साहब, कैसा लगा आज ये 60 पेजेस का सप्लीमेंट आपने पढ़ा? मेरे घर पे 5 अखबार आते हैं तो मुझे तो 5 मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स साथ उसके मिल गए। अच्छा खासा किताबचा आज मेरे घर आया है। कैसा लगा आपको ये सप्लीमेंट पढ़ के? जी बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, थैंक यू वेरी मच। इस इशू को ना 2-3 तरीके से देखने की जरूरत है। एक तो यह है कि आपको पता है कि मीडिया जो है ये हमेशा से क्राइसिस में रहा है, स्पेशली प्रिंट मीडिया जो है, और प्रिंट मीडिया बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, ये हम सारे जानते हैं। और इस वक्त मेरा कोई, आपको पता है कि प्रिंट में मैं कोई एज सच कोई डान न्यूज जैसे माजी में किया तो मैं उनको हिस्सा भी नहीं हूँ कि आई एम ट्राइंग टू उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ या उनको डिफेंड कर रहा हूँ। सो मेरे कोई इसमें एज सच कोई बड़े इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अब हम अगर टीवी करते हैं जितने सारे बैठे हुए हैं लोग, ठीक, ये कहने के बाद कि हमने हमेशा एक बात की है कि पाकिस्तान से प्रिंट मीडिया खत्म हो रहा है, अखबारात के सफ़ात कम हुए, अखबारात से नौकरियां खत्म हुई, अखबार के एडिटोरियल खत्म हुए। बहुत सारे मैं ये अभी मुल्तान में था पिछले वीकेंड पे, मुल्तान में बहुत सारे मेरे दोस्त कुलीग फार्मर कुलीग जो थे वो हर्ट हुए हैं, उनकी फैमिलीज हर्ट हुई हैं। वहां पे पहले इन्होंने, आपको याद हो, अखबारात के स्टेशन शुरू किए, इन्होंने रहीम यार खान से शुरू किए, इन्होंने बहावलपुर से शुरू किए, इन्होंने यहाँ सरगोदा से, या फिर आपके उसके बाद फैसलाबाद से, फिर मुल्तान से, 11-11 स्टेशनों से शुरू हो गए थे अखबार जो। ठीक, ठीक। तो उसके बाद लोगों को जॉब्स मिले, नौकरी मिली। ऑल ऑफ सडन ये टीवी के आने से रही सही, उसकी कसर जो थी यूट्यूब के आने से, वी लॉगर्स के आने से, डिजिटल मीडिया के आने से, तो बहुत सारे जो एवेन्यूज थे स्पेशली प्रिंट मीडिया में थे वो खत्म हुए। बड़ी तादाद में लोग जो है जॉबलेस हुए, उनकी फैमिली थी, उनके घर थे। और प्लस आप देखें कि अखबारात ने अपने पेजेस जो हैं उन्होंने कम कर दिए हैं। अब अगर 12, 14, 16 कभी छपते थे तो 2, 4, 3 पे आ रहे हैं, और बड़ी तेजी से अखबारात जो है वो अब उस पर डिजिटल, उस पर मीडिया की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें बात मुझे ये भी हैरानी होती है, जो हमारे अपने ही जर्नलिस्ट हैं, हमारे अपने ही भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो इस बात पे तनकीद करते हैं कि हुकूमत इश्तिहार क्यों देती है। बहुत सारे 2-4 ये वजीर भी थे, आपको याद होगा माजी में, वो तो खुल के कहते थे ये हुकूमत का कोई काम है वो अखबारात को उनको फीड करे, उनको पैसे दे, उनको फलां करे। और माजी में ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से मीडिया को बड़े शदीद उनको नुकसानात भी हुए हैं। एक चीज जहन में रखने वाली बात है कि पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, हम जब इसको कंपेयर करते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक से जहां से मार्केट से आपको इश्तिहार मिलता है, पाकिस्तान का बिजनेस इंडस्ट्री, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर इतना पावरफुल नहीं है कि यहाँ पे मीडिया हाउसेज जो है या अखबार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ प्राइवेट सेक्टर से इश्तिहार जो है ना वो ले के अपना को सस्टेन करें। मतलब इंडिया की मिसाल अगर हम देंगे तो इंडिया की 30-40 करोड़ की तो उनकी वो है, उनकी मिडिल क्लास है, इतना बड़ा उनका बिजनेस, उनकी एम्पायर है, इंडस्ट्री है। आप अमेरिका की बात करें, यूरोप जिसकी भी करें, वहां से कॉर्पोरेट प्राइवेट आप इश्तिहार मिल जाते हैं। तो सर ये ठीक किया है वाशिंगटन पोस्ट को, ये आपकी नजर में? उसी पे आ रहा हूँ सर जी।
मेरा ये ख्याल है ये सारी हुकूमतें ये करती रहती हैं। ये ना कोई पहली दफा हो रहा है ना आखिरी दफा हो रहा है, ये माजी में भी चीजें होती रही हैं। अगर प्रिंट मीडिया को, जो इस वक्त एक दीवार का शिकार है, हाँ। जो आपके एक डिक्लाइन का शिकार है, जहां पे लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, यार वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं और वो भी खबरें करते हैं, रिस्क लेकर करते हैं, अपनी नौकरियां खतरे में डाल के करते हैं। वहां भी मतलब है सामने में ऐसे उनको ट्रीट करते हैं जैसे एलियंस हैं, ये कोई बाहर के लोग हैं, हमारे जो दुश्मन है। अच्छा, इन तमाम लोगों ने सुन रहा हूं मैं आजकल जिनकी इस पर तनकीद करते हैं, तो इनको फिर कहना चाहिए ये तनख्वाह ना लें। अगर वो समझते हैं ये काम मुफ्त में करने वाला है, जिसके लिए आपको डेस्क पे तनख्वाह नहीं देनी, आपको रिपोर्टर्स को नहीं देनी, आपको जर्नलिस्टों को नहीं देनी, तो जो हम लोग लेते हैं, अगर उसमें प्रिंट में मैं डाउन में रहा हूँ, न्यूज में रहा हूँ, अगर मैं लेता रहा हूँ, फिर मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। सो ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फिर दूसरा हाल इसका ये है कि ठीक है, फिर अखबार बंद हो रहे हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, अपने आप स्विच करें तो करते रहे। सो इस तरह के सप्लीमेंट अगर आपको वन टाइम मिलते हैं, कोई भी हुकूमत देती है, माजी में मिलते रहे, हाँ। मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक थोड़ी सपोर्ट मिलती होती है आपके बहुत सारे जर्नलिस्टों को, उनको काम करने को। उनको इसको मैं तो नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, कि बहुत बड़ी बात हो गई है। एटलीस्ट बहुत सारी नौकरियां बचेंगी लोगों को, जिनकी फैमिली, हम चारों जो बैठे हुए हैं, वी आर बीइंग पेड वेरी हैंडसमली, लिहाजा हम तनकीद भी कर सकते हैं, हम बैशिंग भी कर सकते हैं, इतराज़ात मतलब अगर हम भी कर सकते हैं, लेकिन उनका सोचना चाहिए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं इसमें मेरा ख्याल मुतासिर हुए हैं माजी में। प्रिंट को अगर इस तरह की सपोर्ट मिल रही है तो भट्टी साहब, मेरा ख्याल है, मैं तो कहूंगा कोई बड़ी बुरी बात बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल क्लास्टर साहब ने कहा है कि ये मुआशी तौर पे सहाफ़ियों के लिए ज़रूरी है, उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, वरना अखबारात बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से अगर ये सप्लीमेंट आ रहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भाईजान, सबसे पहले तो अभी तक इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 सफ़े हों या 160 सफ़े हों, रद्दी का हिस्सा बन चुके हैं। घरों में जो रद्दी बेची जाएगी, कल या परसों जब वो बेचेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। एक और फ़ायदा होगा घरों में, जब रद्दी इस महीने के एंड पे बेचेंगे लोग, तो एक ये भी फ़ायदा होगा। मरियम नवाज़ साहब, आपका शुक्रिया। 60 सफ़ात हैं भाईजान, और 60 सफ़ात में 293 तस्वीर हैं मरियम नवाज़ साहबा की, गिनी आप। अच्छा। और उसमें शहबाज शरीफ साहब की भी तस्वीर है, नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीरें हैं। तारीफ़ खुशामद से भरपूर। और वक्त बदल गया है मेरे भाई, लेकिन बाप आके चला गया, मतलब पंजाब की वजारत आला भुगता गया, चचा भुगता गया, कज़न भुगता गया, अब चौथा बंदा है। 90 की दिहाई से ये ना निकले हैं ना निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शहबाज शरीफ साहब का वो इश्तिहार देखा होगा, और जिसमें वो अचानक किसी पार्क में तशरीफ़ ले आते हैं, आगे एक बच्ची बैठी होती है, वो उड़ान पाकिस्तान लिख रही होती है, और वो हैरान हो जाती है कि मेरा वज़ीर आज़म आज इस पार्क में बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर सिक्योरिटी के, बग़ैर सारा। तो और फिर वो एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा भाषण देकर वो उसी तरह कदम जमाते जमाते निकल जाते हैं। और फिर आपने मरियम नवाज़ साहबा का देखा, वो जो क्रिकेट वाला था जिसमें 5 विकेटें गिर चुकी थी, टीम बड़ी मुश्किलात का शिकार थी, कोच कहता है कि अब मरियम का आना बड़ा ज़रूरी है जी, छक्के। और फिर मरियम आती हैं और फिर वो बाहर हाथ में लेते सेंचुरी चाहिए। काश मैं तो कल परसों से ये सोच रहा हूँ कि जब ये चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले हमारी टीम को वो इश्तिहार दिखा दिया जाता तो शायद आज हम सेमीफाइनल में पहुँच चुके होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्तिहार भी हमने भुगत लिया है। लेकिन भाईजान, मैं रऊफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, इससे अगर साफ़ियों के हालात बेहतर होते हैं तो मरियम नवाज़ साहबा कल भी एक दें, परसों भी दें, तरसों भी दें, और देती रहें ये इश्तिहारात, ताकि साफ़ियों के हालात बेहतर हों और प्रिंट के हालात बेहतर हों। लेकिन मुझे सबसे बड़ा एतराज़ है कि जश्न जो कारकर्दगी है मनाया गया है, या जो अपने बताए गए हैं बड़े बड़े कारनामे, वो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अच्छा। जो एक्चुअली हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी कि इस 1 साला कारकर्दगी, 1 साला जश्न में हम मिसिंग क्या है जी, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मिसिंग है, और उस पर पतन की रिपोर्ट मिसिंग है। वो रिपोर्ट शाया होनी चाहिए थी कि जबर और धांधली के 64 नए जराए, एक पेज इस पे होना चाहिए था। अदलिया की आज़ादी के लिए जो इन्होंने सरबुलंदी के लिए काम किया, उस पर 26वीं आईनी तरमीम, और उसमें लिखा जाना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम किस तरह इन्होंने मंजूर करवाई, वो सारी डिटेल होनी चाहिए थी। सहाफ़त जिसको इश्तिहारात देकर साफ़ियों के लिए उन्होंने बेटरमेंट की है, उसके लिए जो पीका जैसा काला कानून है वो पूरा तफसील से लिखा होना चाहिए था कि ये आ गया है, अब आप एहतियात करें। और जलसा जलूस, आज़ादी जमहूर,
जो है उसके लिए कि एक मरतबा बगैर इजाज़त के जलसा करोगे तो 3 साल सज़ा, दूसरी मरतबा 10 साल, और दफ़ा 144 जो बड़ी अक्लमंद है, जहाँ जहाँ कोई अपोजिशन जाती है वहाँ लग जाती है, वो सारी डिटेल होनी चाहिए थी। और जो सुप्रीम कोर्ट बेतुकीर हुई है, 4 मरतबा एक सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, इनको दे दी जाएं, तो उसके जवाब में जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई वो तरमीम आनी चाहिए थी। और जो अब 1.25 साल हो गया है और अभी तक धांधली ट्रिब्यूनल्स पूरे फैसले नहीं कर सके इलेक्शन धांधली, वो पूरी डिटेल होनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीम 2 होनी चाहिए थी। और फिर इसमें नैब तरमीम भी होनी चाहिए थी। खुद को कैसे निकाला है हमने, कितनी अक्लमंदी से, और मुखालिफ को कैसे इसमें जकड़ा है। और फिर जो रिकॉर्ड मुकदमे जाली और मन घड़त मुकदमे बनाए गए हैं, वो सारी डिटेल होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो खारजा अमूर पर तन्हाई है वो भी इसमें डिटेल होनी चाहिए थी। दाखिला जो नफरत और तकसीम है वो भी इसमें मिसिंग है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। मैं मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो आ गया हुकूमत पंजाब, अब बाकी ये जो है ये भी इसमें ज़रूर शामिल करें। वो ज़रा 80 सफ़ात का बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो दे दें। ठीक। मुनीब साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक दोनों का डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें तो वो बाकी भी डालें, अदलिया के हवाले से, सहावत के हवाले से, लेकिन मुआशी तौर पे भी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और जो तनकीद हो रही है वो ये है कि जनाब अखबारों के हवाले से, उनको मुआशी तौर पर जिंदा रखने के हवाले से अवाम का क्या पैसा इस तरह अपनी तशहीर के लिए, मरीम नवाज साहब ने करना 100 दफ़ा करें, अपने पैसे लगाएं, ज़ाती पैसे लगाएं, फिर 100 दफ़ा करें ये काम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सियासी जमात है, कोई सियासी जमात की वज़ीर आला है या कोई वज़ीर आज़म है, तशहीर तो उन्होंने करनी है। इट्स लाइक सेल्समैन, आपने अपने प्रोडक्ट को बेचना है, जो भी उनका तरीक़ाकार है। लेकिन जो ये तरीक़ाकार है, ये 60 सफ़ों के सप्लीमेंट वाला, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो ये डिससर्विस लगती है टू वज़ीर आला ऑल्सो। अगर वो बहुत अच्छे काम है जी, बहुत अच्छी गवर्नेंस हो गई, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 60 सफ़ों का सप्लीमेंट, या तो उसका कोई मुझे आप फ़ायदा बताएं ना, या क्या ऐसा है कि हम 1990 की चाय में चीनी डाली जाती है, लग रहा है चीनी में चाय डाल चीनी में। अब बात यह है कि या तो हम 1990 की दहाई में रह रहे हैं ना, कि सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, अखबार के थ्रू ही पता चल रहा है। जैसे होता था ना कि वो जब 99 में मार्शल लॉ लगा, तो आपको भी याद होगा वो तारे आ गए थे, अगले दिन लोगों को पता लगा भाई हुआ क्या है। जिन लोगों को कोई हिस्ट्री का पता तो नहीं गया या मार्शल लॉ लग गया, अगले दिन लोगों को पता लगा क्या हुआ। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जमात की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी एग्रेसिव कैंपेन सोशल मीडिया पर होती है। बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, फाइन, वो आप करें एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, और बिल्कुल होनी चाहिए अगर वज़ीर आला को भी आपने प्रोजेक्ट करना है। ये मुझे तो वसाइल का ज़िया नज़र आता है इसमें। अच्छा। और कुछ भी नहीं। फ्रैंकली मुझे लगता है कि ये डिससर्विस है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब उन 60 चीज़ों के 60 सफ़ात के अंदर आप बड़ी बड़ी तस्वीर वज़ीर आला की लगा रही हैं, वो तो हर जगह लगी हुई है। कि आप अगर देखें जो जितना पैक्ड एजेंडा आज वज़ीर आला पंजाब का है, क्या किसी और वज़ीर आला का आपको नजर आएगा कि ये इनिशिएटिव, ये तकरीब, वो फीता काटना, मतलब जो भी चीज़ें, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि क्या चीज़ दुरुस्त है, क्या चीज़ गलत है। ठीक, आप बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को एक तकरीब में भी बता सकते हैं जी। आप ये इसी अखबार को, इसी सारे मामले को एक सफ़े पे भी रिड्यूस कर सकते हैं कि जी हमारा कोई स्कैंडल नहीं। 90 प्रोजेक्ट्स वो क्लेम कर रहे हैं, 90 हमारे सर कहते हैं, मैं कहता हूँ जी 190 करें। अच्छा, मैं कहता हूँ 190 करें, लेकिन उन 190 की लिस्ट, आप भी अखबार पढ़ते हैं, मैं भी, क्रासा साहब हमारे उस्ताद हैं, 190 की लिस्ट बता दें कि ये प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। ठीक, एक ठीक है, आप इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे इसकी जरूरत समझ नहीं आती ना। और ये दिस इज सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट, और ये एक बैड इमेज क्रिएट कर रहा है। जब आप ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक एक्सचेकर को बचा रहे हैं, हमारे सूबे में करप्शन नहीं है, हमारे सूबे में लूट खसूट नहीं है, पोस्टिंग ट्रांसफर पर पैसा नहीं है, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है, नहीं है। बट अब आप जब ये कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में आप एक्सपोज कर रहे हैं खुद को एक तनकीद के आगे। क्लासा साहब, मैं मूविंग टू योर सिटी नाउ, अब आज वहाँ पे ऑपोजिशन का जो है वो एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वहाँ पे किया गया। सो क्या उम्मीदें हैं इससे? ये कोई हुकूमत को तंग करेगा, तकलीफ देगा, परेशान होगी हुकूमत? जो जिस किस्म की वहाँ तकरीरें हुई, आई डोंट नो, आपको अब तक डिटेल्स पता है? मौलाना फजल रहमान साहब अलबत्ता वहाँ पे नहीं थे। एक थोड़ा सा मैं अभी जो बात हो रही थी इश्तिहारात के हवाले से, मुझे थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट दें प्लीज। जी जी। एक तो यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम भी मतलब मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में काम करते हैं, जब अब चैनल मालकान से हट के जब मीडिया हाउसेज के लोग हैं, मालकान हैं, वो रोज शो डालते हैं कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चैनल्स हैं जहां पे तनख्वाहें तक नहीं दी जा रही 3-4 महीने। वो हुकूमतों को ब्लेम करते हैं, देखें जी हुकूमत जो है ना हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमें
डिस्क्रिमिनेशन का शिकार किया जा रहा है हमारे साथ। एक मतलब मालकान की अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, जिन्होंने हम सब की तनख्वाहें देनी है, अगरचे हम चारों इस वक्त कोई भी मेरा ख्याल प्रिंट में नहीं है, उसमें हम नहीं बैठे हुए, हम एक और उसमें बैठे हुए हैं, तो उस वक्त मालकान की सोच और राय कुछ और है, वर्कर की कुछ है और है, और हम चार जो बैठे हमारी डिफरेंट है। इस वक्त आपके बड़े बड़े 2-3 चैनल हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, कि जो अपने उन्होंने 3-3 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं दी। मतलब चैनल की बात करो, लीगल और अखबारात की, और इन चीजों से जो दूसरी साइड है जो उन्होंने इतनी मैसिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, 2-3 तरीके, फिर मालकान को ब्राइब करें, वो जो होते भी हैं बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके से करें, किसी को मतलब अंडर हैंड को कैश दें, किसी को कोई FBR में टैक्स की रियायत देते हैं, दीगर चीजें करें, क्योंकि अप्लाई तो करने आपने, ठीक है। तो लिहाजा चीजें जो है बाज़ दफा मालकान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही होती, और रोज उन्होंने रोला डाला होता है मालकान ने, देखें आपके हमारे साथ ये पैसा नहीं, हम कहां से दें, ये चीजें दें। सो प्रिंट को अगर आपने थोड़ी सी सपोर्ट में रखना है, और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात मैं बताऊं, मैं थोड़ी सी जो कहना चाह रहा था, राजा जफरुल हक साहब जो है वो उनके जनरल जिया साहब के दौर में वो थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बाद में भी आए, वो आके ये बकायदा इलेक्शन हार गए थे, मेरा ख्याल 85 के बाद 88 वाला, डेली उनके फ्रंट पेज पर तस्वीरें छपती थी। शेख रशीद साहब इलेक्शन हार के, सर आपके सामने वाला बात है, इनकी भी बड़ी बड़ी खबरें छपती थी। इन चीजों से लोग तंग आते होते, जितनी मैसेज की बात हुई भट्टी साहब भी कह रहे थे, और बाकी इतनी तस्वीरें लगाने की आपको जरूरत नहीं होती, एक दो जरूर लगाएं, लोग थक भी जाते हैं आपकी शक्लें देख के, आपकी बातें सुन के, सो थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है। इतनी मैसिव पब्लिसिटी आप अपनी शक्ल अपनी तस्वीर लगाएंगे, तो मेरा ख्याल माजी में कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं जीता जिसकी डेली 3-4 फ्रंट पेजेस पे तस्वीर में छपती थी और उनकी बकायदा खबरें भी छपती थी और सारी चीजें होंगी। मॉडेस्ट करें, लेकिन आपकी इंडस्ट्री को, इस मीडिया इंडस्ट्री को सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी हुकूमतों से, और हुकूमतों के बगैर ये आपका मीडिया नहीं सर्वाइव करेगा। वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स द फैक्ट। उन्हें तनख्वाहें देनी है, सबको देनी है। अच्छा, तनख्वाह हमारी लेट हो जाए तो हम उनके गले फिट हो जाते हैं और साथ में रोला पड़ जाता है कि देखे तनख्वाह नहीं दे रहे, तो कहां से लेकर आएंगे सर? वो बिजनेस कहां से जनरेट करेंगे? हम से बिजनेस लेंगे, उनका इश्तिहार लेंगे, उनके छापेंगे। अगर तनख्वाह 3 महीने आपको, मुझे भट्टी साहब किसी को ना मिले, क्या हशर होगा हमारा? 3 महीने दूर की बात है, 2 महीने ना मिले मसला हो जाएगा। बट एनीवे, दैट्स अनदर डिबेट। नो टू द पॉइंट सर, आपके इस पे ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, ये मेरा मुझे नहीं लगता कि इस अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस में कोई जान है सर, या इनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन, मतलब है मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो है, एक दूसरे को मतलब कैसे इस्तेमाल करने का एक उनका अलायंस है कि कौन किसको पहले इस्तेमाल करेगा। मौलाना साहब 2-3 दफा खान साहब को इस्तेमाल कर चुके हैं, खान साहब के साथ कोई अलायंस करने को तैयार नहीं था। अच्छा, माजी में खान साहब भी किसी के साथ नहीं करते, सबको चोर डाकू, किसी को मौलाना फलां फलां कहते थे। अब मसला ये हो रहा है कि मौलाना साहब जो है वो इनके साथ, क्या खान साहब के साथ मिलकर क्या वो कुछ जलूस जलसा निकालेंगे? खान साहब के वर्कर भी हूँ, मौलाना साहब के वर्कर भी हूँ, क्या वो इनके साथ मिलकर जलूस लॉन्ग मार्च करेंगे? आई डाउट सीरियसली, क्योंकि मौलाना साहब का जो क्राउड है, उनके जो सपोर्टर है, स्टेट पावर है, मौलाना साहब ने बड़ा वाइजली वो जितने बंदे लेकर आते हैं यहाँ लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए, गिन कर लाते हैं और गिन कर उनके माँ बाप को वापस करते हैं। साहब देख ले, माजी में एक बंदा भी उन्होंने अपना मतलब खुदा ना खासा किसी को नुकसान नहीं होने दिया। मौलाना साहब की क्वालिटी है। इमरान खान साहब के जलसे जुलूस में जब भी लोग गए वापस गए, क्या पूरे लोग गए वापस? उनके वालिदैन नहीं पूछते होंगे भाई साहब आप हमारे बच्चे लेकर गए थे, कितने बच्चे लेकर गए थे, कितने वापस आए? तो क्या मौलाना साहब अपना क्राउड जो है, अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो इमरान खान साहब के फॉलोअर के साथ मिला के कहेंगे जाए इस्लामाबाद पे जाए, कोई लॉन्ग मार्च कर लें, कोई जलसा कर लें, जुलूस कर लें? सो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब इस मामले पे ट्रस्ट करेंगे। ये इशू पे इशू चलेंगे। कौमी असम्बली के अंदर यस इनका इत्तेहाद हो सकता है, ये सड़कों पर इत्तेहाद करते मुझे नहीं लग रहा कि मौलाना साहब और इमरान खान साहब जो है ना एक स्टेज शेयर करेंगे, या इनकी दोनों पार्टी के लोग जो हैं या मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ खड़े होंगे। और यही वजह है शायद जो आपने अभी बताई है कि मौलाना साहब आज जो है वो उनकी उसमें नहीं गए, पार्टीज में इरशाद भट्टी साहब मीटिंग हो रही थी उसमें नहीं गए। वो इरशाद भट्टी साहब को पता है कि जनाब इशू पे इशू हमने बात कर रही है पार्लियामेंट के अंदर वोट की हद तक, ठीक, वो सड़कों पे इनके साथ नहीं जाएंगे। तो इरशाद भट्टी साहब आपकी क्या राय है सर? ये जो भी वहां तकारीर की गई, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां पे मौजूद थे, उनकी जानिब से भी तकारीर हुई, हुकूमत कोई होगी सर परेशान होगी इस परफॉर्मेंस को देख के? भाईजान सिर्फ 1 मिनट चाहिए। मैं सुन्नत रऊफ कलासरा भाई की कि देखिए, पहली बात यह है कि आपने किया क्या है इस 1 साल में। आपने इलेक्शन से लोगों का एतमाद उठवा दिया है, आपने अदलिया को फारिग कर दिया है, आपने सियासी मुखालफीन को दीवार से लगाया हुआ है, आप नफ़रत और तकसीम उगल रहे हैं, आग उगलते हैं रोज़ मुंह से।
आपने आज़ादी सहाफ़त जिसके आप चैंपियन होते थे उसको फारग कर दिया है। आप आज़ादी सहाफ़त को फारग करके अगर इश्तिहारात देते हैं और वो छपते हैं तो लोग आपको क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा आपके वजूद पे शकूक हैं, आप इखलाकी बरतरी लेस हैं। आपके जो सीटें हैं नवाज शरीफ साहब से मरियम नवाज साहबा तक और आगे तक, ये सीटें जो हैं इससे रोज़ लतीफ़े और मिजाइया चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जब आप एक घर पे काबज़ हो जाएं और उस घर पे फिर बार पेंट करें और उस घर के ऊपर एक वॉलपेपर लगाएं और फिर उसके मोहल्ले में पंफलेट बांटें कि देखें जी मैंने इस खूबसूरत वाल बना दी, और भाई घर पे कब्जा किया हुआ है, आपका मैंडेट ही नहीं था। आप कर क्या रहे हैं? इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है आपने सारे इदारों का सवा सत्यानाश कर दिया है, और आप इश्तिहारात दे रहे हैं। शर्म ना आनी चाहिए इस बात पे, डूब मरना चाहिए इस बात पे। आपने कोई इदारा रहने दिया? किसी इदारे की इज्जत रहने दी है आपने? किसके लिए? एक इक्तदार के लिए। और आपने इस निज़ाम से बदबू इतनी उठ रही है और अरसे से उठ रही है, अब इसमें मेजर तब्दीलियों की जरूरत है भाई। आबादी बम पे गौर करो खुदा के लिए, ये आबादी बढ़ती जा रही है। मुआशी इस्लाहत करो, खसारा ज़दा सरकारी इदारों से जान छुड़वाओ। 18वीं तरमीम में तरामीम की जरूरत है, नए सूबों की जरूरत है। कर्जे कब आप उतारोगे? कोई पॉलिसी है? आपके पास आमदन कम है, खर्चे ज्यादा हैं, IMF से कैसे जान छुड़ानी है? कोई एक चीज तो बताओ ना जो आपने की है। मैंने वहां ट्रैक्टर दे दिया, मैंने वहां दवाइयां दे दी, मैंने वहां कर दिया, अस्पताल बन गए, लेकिन मैं जब इलाज करवाऊंगा या करवाऊंगी तो मैं लंदन में करवाऊंगी। मेरी जदादें औलादें। भट्टी साहब मेरा सवाल ये है, जो आप जितने गिले शिकवे बोल रहे हैं, भट्टी साहब जितने गिले शिकवे बोल रहे हैं, तो जाहिर बात है ऑपोजिशन ने सर इसके ऊपर आवाज उठानी है ना। तो ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इसने जो कुछ भी आज किया है, क्या ये आवाज उठा सकेगा? क्या ये हुकूमत को तंग कर सकेगा? भाईजान, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन, जैसे अभी मौलाना साहब की बात हुई, मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत उनको अक्लमंद आदमी हैं, उनको पता है कि ये इंतखाबात जाली हैं, असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं, लेकिन वो इसके हिस्सा रहेंगे। 2 बयानात देंगे तरीके इंसाफ के हक़ में, एक आध मुलाकात करेंगे, फिर हुकूमत भागी भागी आएगी और फिर वो पतली गली से निकल जाएंगे। मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई स्टेज शेयर करते नजर नहीं आ रहे। ठीक है सर। और दूसरी बात जी, और दूसरी 2 जुमले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद है जिसका सर का बोझ उसके कदमों पे आएगा, उसी को ही भुगतना पड़ेगा, वही अपोजिशन है, बाकी सारी कंपनी की मशहूरी है। मुनीब साहब, ये दोनों की यहाँ तक तो राय एक जैसी है बिल्कुल कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो और लेकिन भट्टी साहब का ये जो पॉइंट है कि जी आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, आपके इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल है। आप जिस तरह यहाँ पे आए हैं उसके 1 साल के बाद आप जो मर्जी सप्लीमेंट निकालें, कुछ भी करें, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे कहते हैं कि जनाब आप ये डिजर्व ही नहीं करते थे सीट। क्या हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं? क्या आगे जा चुके हैं? या लोग आज भी ये सोचते हैं कि नहीं, ये डिजर्व नहीं करते इस कुर्सी के ऊपर बैठना? अच्छा मंसूर साहब, बात ये है कि अगर 2018-2024 अगर कोई ये कहे कि 2024 के इंतखाबात मुतनाज़ा नहीं थे, तो मैं हमेशा आपके सामने कहता हूँ ये तो बददियानती होगी। ठीक है, 2018 के इंतखाबात, मैं हर दफ़ा कहता हूँ डोज़ बढ़ती है, उस वक्त डोज़ मिसाला और था, उस वक्त भी मुतनाज़ा इंतखाबात थे, फिर 2024 में ज़्यादा हो गए। माजरत के साथ 2029 में जो कसर थी वो निकलेगी, जो काम नहीं ठीक हुआ होगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यही होता है ना हर दफ़ा। नहीं, आपका मतलब 29 में और डोज बढ़ जाएगी, 24 से भी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो रह क्या गया सर? कोई और भी चीज़? ये तो ख्याल है कुछ नहीं रहेगा। अच्छा? बड़ा कुछ रहेगा सर, बड़ा कुछ रहेगा। अच्छा, हाँ, मतलब मैं तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक सेफ प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ। जो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी जालिम होती है, ये बहुत बुरी खबरें लेकर आती है। अब मैं क्या करूँ सर, अच्छी मिलेंगी तो मैं जनाब के पास सबसे पहले लेकर आऊँगा। अब बात दूसरी ये है कि अभी भट्टी साहब ने बड़ी बात वो अच्छी की, वो कह रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कर रहे हैं और फलां कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये निज़ाम, वो कहते हैं धांधली ज़्यादा है और सब कुछ हुआ है। मुझे ये बताएं कि क्या PMLN कोई किसी जमात के अंदर इतना तपड़ होता है कि वो खुद सारा इलेक्शन रिग कर ले बैठ के? एक क्रूड क्वेश्चन है। हॉर्स एंड कैटल शो क्लोजर हुआ उसमें परसों। जी और वो किसके शो था? पंजाब हुकूमत का किया गया शो था ना, बड़ा ग्रैंड शो था। हाँ। उसकी इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए। इख्तितामी तकरीब में कौन तशरीफ लाया? आर्मी चीफ जी। तो मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, आप भट्टी साहब से पूछे ना कि एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट की तकरीब के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ गए।
मैं पूछ लूँ भट्टी साहब से? आप पूछें, मैं नहीं पूछ सकता भाई, मैं कमज़ोर आदमी। अच्छा, क्यों भट्टी साहब जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे चलूँ? पहली बात तो ये है कि ये इतना कमज़ोर नहीं है जितना बता रहा है, ये इस पे ना जाना। ये अंदर से बड़ी ताकत आई हुई है और बड़ा ताकतवर है इस वक्त, और कमज़ोर हूँ मैं, इसलिए पानी आया नीवी सतह की तरफ। और मुझे भाईजान जवाब नहीं दे रहा है। मायूस मैं दूंगा दे रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मेरे ताकतवर भाई, मेरे 2029 तक की पेशीन गोइयां करने वाले मेरे भाई। आई लव यू वेरी वेरी मच। आई बॉट इट फ्रॉम द बाजार, इट हैज़ 4 legs। पहली बात यह है मेरे भाई कि इसमें इससे बुरी बात क्या है, इसमें बुराई क्या है कि अगर पहली तकरीब में वज़ीर आज़म आए हैं तो आखिरी में आर्मी चीफ साहब आए हैं, जन बाजवा साहब भी आते थे, और अगले जो 2029 में उसमें भी आर्मी चीफ को आना चाहिए। 1 पेज में कल भी उसके हक में था, आज भी होना चाहिए। लेकिन मैं उठा रहा हूं वो सवाल कि अगर हमारे 2029 के भी इंतखाबात ऐसे ही होने या इसमें और मिसाला डालना है तो फिर क्या जरूरत है यार? इलेक्ट कर लिया करें, बना लिया करें कि ये जीत गया, ये सारा हो गया, नॉमिनेट कर लिया करें। हाँ, नॉमिनेट वही जो सिलेक्ट कर लें, जरा इस तरह इसको आसान लफ्जों में कर लें, सिलेक्ट कर लिया करें, छोड़े ना। फिर हमें देखें जो फौजी आमर है, मुझे उस पर इसलिए प्यार आता है बाय द वे कि वो कोई झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत नहीं करता, वो सीधा सीधा आता है आपका कर मेरी लेता जान है। भट्टी साहब, फौजी आमर आके करता क्या है सर? ये मुझे बताएं ना, ये 1 पेज कैसे आता है? ये 1 पेज किसी सियासी जमात की ख्वाहिश पे आ जाता है? 1 पेज भाईजान 1 पेज होना चाहिए, क्यों नहीं? इसमें बुराई क्या है? सर मुझे ये बताएं, होना तो चाहिए, आता कैसे है? मतलब ये दोनों हाथों से ताली बजती है ना माय डियर भट्टी साहब। भाईजान इसकी अगर इसको आसान लफ्जों में अगर आप इसको समझें तो 2018 में ऑप्शन थे इमरान खान साहब जी, अब हैं ये वही जो उस वक्त नहीं थे। तो 1 पेज वही है, वो भी 1 पेज पे थे, ये भी 1 पेज पे थे। 1 पेज का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ इतना है मेरा भाईजान, मैं आप ताकतवर आदमी है मुनीब भाई, मैं माजरत चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पनाह देंगे, और आजकल आप पनाह देते हैं और मैं आपसे पनाह मांगता भी हूं। आप मेरा फोन नहीं उठाते, पनाह मांगता भी हूं, लेकिन नहीं, मैं फोन आपका जिस दिन मुझे मौका मिला मैं उठा ले जाऊंगा, उसमें बड़े नंबर हैं। लेकिन बहरहाल मैं और गल कर रहा क्लासरा साहब के पास चला जाऊं, अगर आप लोग इजाजत दें, जरा सीनियर से पूछ लें, जरा उनसे राय ले लें, अगर आप इजाजत दें। तुक की बात सुन नहीं क्लासरा साहब, ये जो मुनीब साहब हमेशा एक हमें ना परेशान कुन खबर सुना के चले जाते हैं कि 2018 में जो हुआ 24 में उससे ज्यादा हुआ, 29 में इससे भी ज्यादा होगा। सर आपको भी यही लगता है या आपकी डिफरेंट राय है इस बारे में? मेरा ख्याल है जब 70 वाले इलेक्शन हुए थे, जिनको सबसे फेयर इलेक्शन कहा जाता है, उसके बाद पाकिस्तान का जो हशर हुआ था हमारे सामने है। फेयर इलेक्शन हुए थे ना, आपने फ्री फेयर करवाए थे, तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने सबक सीखे कि आप इस मुल्क को अगर फ्री और फेयर इलेक्शन देंगे तो पाकिस्तान की सलामती खतरे में है। फिर उसके बाद हमने इस तरह के हुकूमतें बनती और टूटती और जुड़ती देखी हैं, वो आपके सामने है। और एक चीज दूसरी, जब हम ये ब्लेम करते हैं तो उसमें सियासतदानों को इसलिए ब्लेम किया जाता है, कि मैं थोड़ा सा भट्टी साहब को रेस्क्यू करूं इस मामले में, कि फिर देयर इज विलिंगनेस। अब ये लड़ाई आप और मैं, भट्टी साहब, मुनीब, तो चलो हम जहां पे जितनी औकात है हम बात करते रहते हैं, हम फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, फेयर लीडरशिप की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बर्तरी की बात करते हैं। हम में से कोई उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है। हमने वजीर आजम नहीं बनना, हमने एमएनए नहीं बनना, हमने वजीर नहीं बनना, हमने फायदे नहीं उसको उठाने। हाँ, ये फायदा जरूर है कि मुल्क में आपकी आजादी है, फ्रीडम है, रूल ऑफ लॉ है, प्रॉस्पेरिटी है, ये इनडायरेक्टली हमें इसका फायदा है। जिन लोगों ने वजीर आजम बनना है, जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करना है, इस मुल्क का हुक्मरान बनना है, ये बर्डन उन्हें उठाना चाहिए कि क्या उनको किसी रिग्ड इलेक्शन के जरिए वजीर आजम बनना चाहिए, क्या उनको धांधली वाले इलेक्शन के जरिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए, क्या उनको नो नहीं कर देनी चाहिए। मतलब अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार बात कहते हुए, मैं और आबिद मतीन साहब एक चैनल में थे, हमें कहा गया कि नौकरी आपने रखनी है तो उस वक्त के डीजीआई एसपीआर साहब थे, जनरल साहब थे, उनसे मिल लें, और हमने इनकार कर दिया था कि नहीं मिलते। उन्होंने कहा नौकरी खत्म हो जाएगी, मैं कर दें। आमिर साहब की भी खत्म हुई, मेरी भी हुई। ऑप्शन था ना, चॉइस था आपके पास। मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, आपने बात की है, तो क्या इनके पास चॉइस नहीं था? इमरान खान साहब के पास चॉइस नहीं था? क्या शहबाज शरीफ साहब के पास चॉइस नहीं था? नवाज शरीफ साहब के पास, मरियम साहब, इन लोगों के पास चॉइस नहीं था? ये चॉइस क्यों नहीं यूज करते? खान साहब उस वक्त अपना चॉइस यूज करते, सॉरी कि मैं नहीं आऊंगा, किसी जर्नल से मुलाकात खुफिया नहीं करूंगा मैं, और ऐसे सेम इनके लिए जाते, शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के लिए, कि ये डील आप क्यों करते हैं? अच्छा, ये लोग डीले मारते हैं,
अपने अपने जाके उस इख्तियार ले लेते हैं, वहां पे हलफ ले लेते हैं, अपनी अपनी वफादारियां देने के बाद उसके बाद हमसे तवक्को करते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी की जंग आप, मैं, भट्टी साहब, मुनीब या हम लोग बैठ के लड़ें और ये लोग बेनिफिशियरी रहेंगे। मतलब ये चीजें इनको करनी है। हम तो इनको आके वोट डाल सकते हैं ना, आप और मैं, ठीक। बाकी वोट को प्रोटेक्ट करना इनके पास ये एग्जेक्टिव पावर नहीं। लेकिन क्लासर साहब, मैं क्लासर साहब आपसे एक बात पे इख्तिलाफ करूंगा सर। कुछ लोग सिर्फ इतना नहीं करते ना, कुछ लोग उनके लिए मुजाहिद का काम भी करते हैं, फुट सोल्जर का काम भी करते हैं, उनके लिए बयानियां बनाने का काम भी करते हैं। मैं सर वही कह रहा हूं, मुझे ये बताएं, आप, मैं, हम चारों लोग वोट दे सकते हैं ना। इन्होंने आर्मी चीफ लगाना हो, इमरान खान साहब ने लगाना हो या एक्सटेंशन देनी हो, कि मशवरे करते हैं आप और हमसे, किसी से मैं दूं ना दूं, उसके बाद हमें कहते हैं आप डिफेंड करो बाजवा साहब को, गलत, हमने एक्सटेंशन दे, मुझसे गलती हो गई थी। या नवाज शरीफ साहब जब आर्मी चीफ लगाते थे, किसी से मशवरा करते थे, पूछते थे, इवन पार्लियामेंट से पूछते थे, कोई उसको कमेटी को नाम भेजते थे, अगेन जैसे यूएसए में होता है कि जनाब ये देख लें, 4 लोगों को इंटरव्यू कर लें। आपने उस वक्त बिरादरी पे अपना आर्मी चीफ लगाना होता है, अपने अपने तल्लुकात पे लगाना होता है, गारंटीज देनी होती हैं, आपने जाकर बिल्कुल नीमा सा बंदा ढूंढना होता है। उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज ये होती है। जब वो आर्मी चीफ थोड़ा खड़ा हो जाते, फिर आपके साथ कन्फ्लिक्ट होती है, फिर हम सबको बुला लिया जाते, देखें जी आर्मी हमारे साथ ये कर रही है। तो भैया आप अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, अगर ये करें, पार्लियामेंट को नाम भेजें, 3-4 कमेटी को, डिफेंस कमेटी को, ये 4 नाम है, ये फाइलें आ रही हैं, इनका इंटरव्यू करें और इनका एंडोर्समेंट करें। उसके बाद पूरी पार्लियामेंट भी खड़ी हो, आप हूं, हम ही हूं, अपनी मर्जी का, अपने इख्तियार के लिए, अपनी बिरादरी के, अपने लोग, अपनी चीजों के लिए आप आर्मी चीफ मुकर्रर भी करते हैं, उनको एक्सटेंशन भी देते हैं। जब आपके फड्डे हो जाते हैं, क्योंकि आपके तल्लुकात, वो 1 पेज की आपने बात की, वो टूट जाता है, फिर उसके बाद रोला डाल देते हैं, फिर हमारे पे बंडा बनाते हैं हम 4-5। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासर साहब, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का दौरा किया है और ये कहा जा रहा है कि बड़े अहम मुआहदे और कमिटमेंट्स हुई हैं इस दौरे के दौरान। इस पर मज़ीद बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ताहिर साहब, बड़ा अहम दौरा कंसिडर किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर का, क्या डेवलपमेंट्स रही इस दौरे में? देखिए, एक तो जो आज़रबाईजान है वो पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन दोस्त है। तमाम रीजनल और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पे दोनों ममालिक ने दूसरे का साथ दिया। और आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अब बाकू जाते हैं हॉलिडे के लिए भी, और बहुत सारे पाकिस्तानी रोजगार के लिए भी वहां पे जाते हैं। तो बाकू एक बड़ी अपकमिंग डेस्टिनेशन है। तो एक तो जो वहां के सदर हैं इल्हाम हैदर अलीयेव, उनसे जो शहबाज शरीफ साहब का एक पर्सनल रैपोर्ट डेवलप हो गया है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा काम आया। और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे जो 1-on-1 मीटिंग की, तो उसका नतीजा ये निकला कि जब वो डेलीगेशन लेवल टॉक्स के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में $2 अरब इन्वेस्ट जो करने थे, जो मैं ऐलान करके आया था पाकिस्तान में जी, उसको फाइनल कर रहे हैं। और दोनों टीमों को, जो यहाँ से एक ब्यूरोक्रेट्स की और मिनिस्टर्स की टीम थी और एक उनकी अपनी टीम थी, उनको 1 माह का टाइम दिया कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इसको कंप्लीट करें और मैं पाकिस्तान आके एग्रीमेंट साइन करूंगा। ठीक। तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारी हाईवेज कंसिडर हो रही हैं, कुछ ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ हमारा डिफेंस में भी उनके साथ GF-17 थंडर और बाकी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ कुछ मामलात उनके चल रहे हैं। तो वो तो एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है $2 अरब की इन्वेस्टमेंट का। काफी चीजें फाइनल हो गई हैं। अब टीमें बैठ के उसको जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल करेंगी और इंशाल्लाह ताला अप्रैल में वो आएंगे रमजान के फौरन बाद और यहाँ पे उसको फाइनल टचेस देंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। और एक उज़्बेकिस्तान का जो दौरा हुआ स्ट्रेटेजिकली, मैं समझता हूँ कि जितनी वार्मथ दिखाई, और आपने रिमार्क्स देखे वो मैं आपको भेजूंगा, आप चला भी दीजिएगा। उज़्बेकिस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं शफकत मिर्ज़ायेव, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि आपकी मईशत बेहतर हो रही है, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बेहतर हुई है और आपके बहुत चैलेंजेस थे, आप चैलेंजेस से बाहर निकले हैं, हमें खुशी हुई है। ठीक। तो उन्होंने भी प्रायोरिटाइज किए हैं कुछ एरियाज और उन्होंने कहा है कि जी हम आपके साथ मिलकर चलेंगे और पाकिस्तान को वो इज्जत देंगे जो पाकिस्तान जिसका मुस्तहिक है, और यहाँ पे पाकिस्तानियों को आना चाहिए। बड़ी साइट्स हैं उन्होंने। ताहिर साहब, ये इससे पहले भी आज़रबाईजान के हवाले से अभी भी आपने जो फरमाया कि $2 अरब की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो बात हुई है, हम इसको चेक कर रहे थे तो इससे पहले जुलाई 2024 में भी ये खबर आई थी कि वहां से $2 अरब की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। फरवरी 2025 में मैंने उसी का हवाला दिया जी। तो मैंने उसी का हवाला दिया कि जब उनके प्रेसिडेंट आए थे जी, उन्होंने कहा था कि हम $2 अरब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक। अब कॉन्सिक्वेंटली
वो अब प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। ओके। कि ये 2 अरब की, पहले तो ऐलान किया कि ये $2 अरब की इन्वेस्टमेंट है, अब उन प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, एरियाज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, और हर प्रोजेक्ट की एक फीजिबिलिटी होती है और एक उसकी वायबिलिटी होती है, और उसके साथ साथ उसका एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक। अब हम उस स्टेज पे आए हैं जहां पे ये सारी चीजें तय करके उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है, बिकॉज इतना फोर्थ कमिंग मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जब चीजें फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाएं, तो उसकी बड़ी खुशी है। दूसरा, जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा जी इमाम बुखारी का यहाँ पे मजार है हमारे पास, इमाम तिरमिजी का है बुखारा में, समरकंद में, वहां पे मुख्तलिफ साइट्स हैं, नक्शबंदिया सिलसिला का वहां पे पूरा निजाम है एक। तो उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं हम रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट करें, और ट्रेड आज उन्होंने खुद ऐलान किया कि 2 से 3 अरब डॉलर की ट्रेड होनी चाहिए, अभी $400 मिलियन के ऊपर है। और एक हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, जिक्र हुआ कि बाबर भी वहां से आए थे, उज्बेकिस्तान से, फरगाना से, और फिर बड़ी इंटरेस्टिंगली एक फोकलोर है सोनी महिवाल का, उसका भी जिक्र हुआ कि वो महिवाल वॉज फ्रॉम उज्बेकिस्तान। अच्छा। तो एक शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर की भी बात हुई, ट्रेड को बढ़ाने की बात हुई, और 3-4 एरियाज उन्होंने भी शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें वो चाहते हैं कि हम हाई लेवल के ऊपर जाके अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं। और जो उन्होंने इज्जत दी और जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, ये पहले कभी नहीं होता था कि वर्ल्ड लीडर्स ये कहें कि जी $2 अरब फाइनल है, और कहें पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल शख्स जो है वो इंप्रूव किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि दोनों कामयाब दौरे रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो उनकी एक और आपकी गैर मौजूदगी में एक डेवलपमेंट हुई है, जरा उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, और वो ये है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आज उन्होंने एक अपनी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन जो है वो मुनक्किद किया, लेकिन साथ ही साथ उनको 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है हॉल नहीं मिल रहा था, उनको हॉल नहीं दिया जा रहा था, सिक्योरिटी वजूहात या इस तरह की वजूहात जो है वो बताई जा रही थी। अब भी दूसरे दिन के लिए उन्हें दोबारा अब हॉल नहीं मिल रहा। अब ये आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो है वो बहुत से सवालात या तनकीद होती है मौजूदा हुकूमत पे, सहाफ़ियों के हवाले से पीका एक्ट के थ्रू तो थी ही, अब अपोजिशन भी ये गिला कर रही है कि जनाब हमें तो जगह भी नहीं मिल रही कि हम अपनी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर सकें। मेरा ख्याल है वो शायद उनके पास बंदे नहीं होंगे उस हॉल को भरने के लिए, ये बहानेबाजी है। शायद अब्बासी साहब का घर है इधर इस्लामाबाद में F7 के अंदर जी, उस घर के अंदर इजलास भी होता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रही है। मुझे ये बता दें कितने पुलिस वाले गए हैं या कितने लोग गए हैं जिन्होंने कहा जी इसको बंद करें? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि मीडिया ने रात की 9 बजे की खबरों में साइड विंडो में दिखाया है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे। खबरनामे के दौरान स्पेशल कवरेज मिली है। मुझे बता दें किसी पैमरा ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाएं। देखें, ये जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं जिनमें बड़ी इनकी इज्जत है, इनका एहतराम करता हूं, मगर स्ट्रीट पावर नहीं है। ये ड्राइंग रूम की जो एक रिवायती पार्टी होती थी, जरूर करें, और कहीं हेल्प की जरूरत है तो मैं मंसूर अली खान के शो पे कहता हूं कि मैं इनको हॉल दिलवा देता हूं, मुझे बताए कौन सा हॉल इनको चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, ये बहानेबाजी है, ये फेस सेविंग का एक तरीका है। ये बता दें किसने इनको रिफ्यूज किया हॉल देने से। मैं समझता हूं ये इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अपनी सियासत करें, आप खुल के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप रोज अपना इजलास करते हैं। अभी शायद अब्बासी साहब ने पिंडी में एक ज्वाइनिंग की है। मुनासिब नहीं है इस तरह की तनकीद, और अगर कोई जायज आपका गिला है तो आप जगह का नाम, ओनर का नाम और मैनेजर का नाम बताएं कि जी इन्होंने हमें मना किया कि हम आपका अपना हॉल नहीं दे सकते। चले, मैं एक और जो इशू जो आज बहुत डिस्कस हो रहा है, बल्कि प्रोग्राम के शुरू में हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया, ये पंजाब हुकूमत के हवाले से जाहिर बात है क्योंकि इतलात का शोबा आपके पास भी है, 60 पेजेस के आज सप्लीमेंट्स जो है वो जारी किए गए मुख्तलिफ अखबारों के साथ। कल हमने देखा कि कल इसी सिलसिले में जो है वो फ्रंट पेज के ऐड नुमा जो है वो खबरों जैसे ऐड जो है वो लगा दिए गए। ये क्या ये जर्नलिज्म के लिए हेल्दी है? बतौर वजीर इत्तलात आप समझते हैं कि ये इस तरह के ऐड? मेरा ये ख्याल है कि मुझे उस्मान बुज़दार बड़ा याद आया आज, और बड़ा मेरा दिल उदास हुआ। ये एक उस्मान बुज़दार भी होता था, एक फरा गोगी होती थी, जिनका ना एहसास प्रोग्राम था, जिनका ना निगहबान प्रोग्राम था, जिनका ना धीरानी प्रोग्राम था, जिनका ना दस्तक प्रोग्राम था, जिनकी ना एयर एम्बुलेंस थी, जिनका ना सोशल सिक्योरिटी कार्ड था। तो ये ना अपना छत अपना घर प्रोग्राम था। ये तो मैंने चंद प्रोग्राम आपको उंगलियों पे गिना दिए। जब एक साल के अंदर परफॉर्मेंस ऐसी हो कि सूबाई हुकूमत ने हर शोबे के अंदर रिफॉर्म्स भी किए हो, अवाम तक रिलीफ भी पहुंचाया हो, तो उसकी तशहीर करना मेरे नजदीक बुरी बात नहीं है। हमें क्रिटिसिज्म होता है कि जी उनका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है जी,
कम से कम मुझे फख्र है कि हमने सरकारी पैसों पे सोशल मीडिया के अपने पार्टी के लोग भर्ती नहीं किए। मुझे फख्र है कि अरबों रुपया कौम का लगा के हमने डिजिटल मीडिया विंग नहीं खड़े किए जिसका मकसद ही सिर्फ गालम गलोच था और कौम में नेगेटिविटी और जहर भरना था। आई एम प्राउड ऑफ माई सीएम मरियम नवाज शरीफ कि जिसके इतने प्रोग्राम मैंने आपको गिना दिए और वो 1 साल के मुकम्मल होने पे सेलिब्रेट तो करना बनता है। अच्छा, क्योंकि एक हुकूमत थी बुज़दार साहब की जिसमें बुशरा मानिका साहिबा डिक्टेट करती थी कि फलां टाइकून को इतना लैंड दे दो, फलां से अंगूठी ले लो, फलां की फाइल को पहिए लगा दो। मुझे ये मैंने जो प्रोग्राम गिनाए हैं मरियम नवाज शरीफ के, मुझे बुज़दार के 2 प्रोग्राम भी याद नहीं हैं क्योंकि थे नहीं। करप्शन का बाजार गर्म था, एक तरफ टीके था, गोगी थी, पिंकी थी, कप्तान था और पंजाब का बुरा हाल था। ठीक। तार साहब, एक और डेवलपमेंट, IMF का वफ्द जो है उसने पाकिस्तान आना है, उससे पहले प्रॉपर्टी के सेक्टर के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप हुकूमत जो है उनके लिए कोई रिलैक्सेशन निकालने जा रही है, प्रॉपर्टी के हवाले से होने वाली ट्रांजैक्शंस के हवाले से कोई रिलैक्सेशन निकाल रही है। कुछ इंसाइट देंगे इस बारे में? किसके लिए जी? सॉरी, प्रॉपर्टी के सेक्टर के लिए, जो रियल स्टेट का सेक्टर है उसके हवाले से। देखिए, हुकूमत की इस पे फाइनेंस मिनिस्टर भी बात कर चुके कि देखें जो स्पेक्यूलेशन वाला मामला है हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं करती कि जहां पे सट्टा चलता है या स्पेक्यूलेशन चलती है या फाइलों का कारोबार चलता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और जो प्रॉपर रियल एस्टेट डेवलपमेंट है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिप्लॉय होते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल होता है, इकोनॉमी का पहिया चलता है, तो उस हवाले से बिल्कुल हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी है। अब रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इस पे क्या पॉलिसी बनती है इस पे फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर कमेंट कर सकेंगे आफ्टर थरो डिस्कशन। मगर ओवरऑल पॉलिसी जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं वो यही है कि स्पेक्यूलेशन, सट्टे से और एक वो जो फाइलों का कारोबार है, पीछे लैंड हो ना और फाइलों का कारोबार करें, बहुत से गरीब लोग इसमें पिसे हैं। तो बेहतर है कि प्रोडक्टिव काम किया जाए जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रॉपर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है और रियल एस्टेट डेवलपमेंट है जेन्युइन तरीके से। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई होगी पॉलिसी तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर उसका आने वाले वक्त में मुझे तार साहब, रियल एस्टेट सेक्टर से मुझे याद आया कि क्या हुकूमत जो है वो मलिक रियाज साहब को वापस लाने के हवाले से कोई इकदाम कर रही है? देखिए, जिस तरह पहले भी आप देख चुके कि नैब ने पीओ डिक्लेयर किया, पीओ डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने उनको मुल्क में लाने के हवाले से बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की और वो लीगल अपनी कागजात जो हैं वो भी उन्होंने पूरे किए। वो इस वक्त वांटेड हैं 190 मिलियन पाउंड के केस में। ठीक। और उस 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया और उसके बाद उनको वापस लाने के हवाले से नैब कोशा है। बेहतर होगा कि इस पे नैब कमेंट करे और मैं समझता हूं, मेरी अपनी राय है कि बिल्कुल उनको वापस आना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए और वो क्योंकि एक तहकीकाती इदारे को वांटेड हैं, उस तहकीकाती इदारे को भी चाहिए कि वो भरपूर कोशिश करें कि वो वापस आए और आके कानून को फेस करें। तार साहब, लास्टली कैबिनेट की इंक्रीज की बात हो रही है कि कैबिनेट के अंदर न्यू मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो जरा आप ही हमें बता दीजिए कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं? आपको पता है मैं तो बड़ा इस मामले पे ना मैं अपनी पॉलिटिकल जगह जो बनाई है अपनी लीडरशिप के साथ बड़ी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ बनाई है। ठीक। मैं अंडर ओथ हूं, बट आपको अच्छे नाम नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर। मतलब आप ये कम से कम कंफर्म कर रहे हैं कि कैबिनेट की एक्सपेंशन हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है? इतलात मेरे तक यही पहुंची है। इसीलिए तो आप वफाकी वजीर इत्तलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तार साहब। नाज़रीन, वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक लेता ही। कल नाज़रीन हमारा एक खसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाएगा। आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं अक्सर जाके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करता हूँ और ये एक और प्रोग्राम जो है वो हमने एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही रिकॉर्ड किया है। नौजवानों की जानिब से बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। इस मरतबा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। वो नुमाइंदे कौन थे, किन्होंने इन पार्टियों को रिप्रेजेंट किया है, ये हम भी, जिस ताहिर साहब एक सीक्रेट रख रहे थे, हम भी ये नाम सीक्रेट रखेंगे। तो कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।